नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कला की दुनिया की एक ऐसी गली में चलेंगे जो बहुत मशहूर तो नहीं, लेकिन बेहद दिलचस्प है। विषय है पटना कलम। जिसे कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं। हाँ, एक ऐसा नाम जिसमें ही उसकी पूरी कहानी छिपी हुई है, पटना और कंपनी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस शैली के मुख्य बिंदुओं को, मतलब की पॉइंट्स को उजागर करते हैं, एक गाइड की तरह। और हमारा मकसद है इन बिंदुओं को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझना। कल्पना कीजिए एक ऐसी कला की जो राजाओं के महलों या मंदिरों के लिए नहीं बनी थी। सही बात है। ये कला थी भारत की धूल भरी गलियों, बाजारों और आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज को दिखाने के लिए। हाँ। और सबसे अजीब बात, इसे बनवाने वाले थे अंग्रेज अफसर। हाँ। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों को भारत के एक मोची या हलवाई की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही बात इसे भारतीय कला के इतिहास में सबसे अलग खड़ा करती है। यहाँ कला का खरीदार और कला बनाने वाला, दोनों की दुनियाएं मतलब बिल्कुल अलग थीं। हाँ, और इसी सांस्कृतिक टकराव और मेलजोल से ये अनोखी शैली पैदा हुई। ये महज कला नहीं है, ये उस दौर के समाज का एक दस्तावेज है। एक दस्तावेज जिसे एक खास नजर से तैयार किया गया था। बिल्कुल। तो फिर इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं? जाहिर है ये अचानक से तो पैदा नहीं हुई होगी। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के ढलान से। 18वीं सदी के अंत तक, मतलब मुगल दरबार की वो जो शान शौकत थी वो कम हो रही थी। अच्छा, तो जो कलाकार पीढ़ियों से बादशाहों और नवाबों के लिए मिनीचर पेंटिंग्स बना रहे थे, उनके पास काम की कमी होने लगी। तो उन्हें नए संरक्षकों की जरूरत पड़ी, नए खरीदारों की। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह से कलाकारों का पलायन था, रोजगार की तलाश में। अच्छा, और वे दिल्ली और मुर्शिदाबाद जैसे बड़े केंद्रों से निकलकर पटना पहुंचे। लेकिन पटना ही क्यों? उस वक्त पटना में ऐसा क्या खास था? पटना उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र था। अच्छा, वहां बड़ी संख्या में अंग्रेज अफसर, व्यापारी और उनके परिवार रहते थे। तो कलाकारों को वहां एक नया बाजार दिखाई दिया, एक ऐसा तबका जिसके पास पैसा भी था और एक नई तरह की जिज्ञासा भी थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मुगल दरबार के कलाकार जो शायद बादशाहों के भव्य चित्र बनाने के आदी थे, हाँ, या शिकार के दृश्य। वो अचानक पटना आकर आम लोगों के चित्र बनाने लगे। ये उनके लिए कितना बड़ा, मतलब कलात्मक और मानसिक बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा बदलाव था। सोचिए, जहां पहले उन्हें सोने और कीमती पत्थरों से शाहजहां का दरबार सजाना होता था, अब उन्हें एक अंग्रेज साहब के लिए पानी के रंगों से एक धोबी को कपड़े धोते हुए दिखाना था। मकसद ही बदल गया। पूरा का पूरा। कला अब शाही प्रचार का माध्यम नहीं रही, बल्कि दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन का जरिया बन गई। तो इस नई धारा को शुरू करने वाली वो कलाकार कौन थे? क्या हमारे पास कुछ नाम है? हाँ, कुछ नाम बहुत प्रमुख हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है उस्ताद नज़ीर का। उन्हें पटना कलम का संस्थापक माना जाता है। उस्ताद नज़ीर। लेकिन वे अकेले नहीं थे। इस परंपरा को उस्ताद रहीम, गुलाम शेख, शिवलाल, इब्राहिम और बख्तावर जैसे कई बेहतरीन कलाकारों ने आगे बढ़ाया। ये वो लोग थे जिन्होंने मुगल शैली की बारीकी को एक नए यथार्थवादी अंदाज में ढाला। हमारे स्रोत में एक परीक्षा टिप के तौर पर नज़ीर, रहीम, इब्राहिम, शिवलाल के नाम एक साथ दिए गए हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि शायद ये चार नाम इस शैली के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि इनका काम इस शैली का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इन्होंने मिलकर वो विजुअल भाषा, वो शैलीगत पहचान तैयार की जिसे आज हम पटना कलम के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ चित्रकार नहीं थे, बल्कि एक नई कलात्मक परंपरा के निर्माता थे। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस शैली को सबसे ज्यादा खास बनाती है, इसके विषय। जैसा कि हमने बात की, यहाँ कोई राजा रानी नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, तो फिर कैनवस पर है क्या? कैनवस पर है भारत का असल जनजीवन, बाजार का एक दृश्य। हाँ, जहाँ कोई हलवाई जलेबियां बना रहा है, हाँ, कोई नाई किसी की हजामत कर रहा है, एक मोची सड़क किनारे जूते बना रहा है, बिल्कुल, पान वाला, चूड़ी वाला, कसाई, धोबी, कुम्हार। ये उस समय के समाज की अर्थव्यवस्था की एक जीती जागती तस्वीर है। मतलब ये सिर्फ लोगों के चित्र नहीं थे, ये उस समय के व्यवसायों का, समाज के ढांचे का चित्रण था। सही। शायद अंग्रेज ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की जमीनी हकीकत क्या है, यहाँ का समाज असल में काम कैसे करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तरह का एथनोग्राफिक स्टडी था, विजुअल सर्वे जैसा कुछ। हाँ, एक तरह का विजुअल सर्वे। अंग्रेज अफसर इन पेंटिंग्स को खरीदकर अपनी डायरी में लगाते थे या चिट्ठियों के साथ घर भेजते थे। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि देखो भारत ऐसा दिखता है। एक बनिया अपनी तिजोरी खोल रहा है,
कोई नौकर हाथ वाला पंखा झल रहा है। ये सब उनके लिए एग्जॉटिक मतलब अनोखे दृश्य थे। और हमारे स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि इन पेंटिंग्स में क्या नहीं मिलता। धार्मिक चित्र नहीं है, नहीं है, युद्ध के बड़े बड़े दृश्य नहीं है, और न ही कोई राज दरबारी शान शौकत। बिल्कुल नहीं। मतलब ये राजस्थानी या पहाड़ी शैली से एकदम अलग है, जहाँ कृष्ण लीला और दरबारी वैभव छाया रहता था। हाँ, ये फर्क बहुत गहरा है। राजस्थानी और पहाड़ी कला काव्यात्मक है, वो एक आदर्श को दिखाती है। वहाँ के रंग चटक हैं, भाव में एक नाटकीयता है। पटना कलम इसके ठीक उलट है। ये गद्य की तरह है, सीधी, सपाट और सच्ची। सीधी और सच्ची? इसका लक्ष्य यथार्थ को दर्ज करना था, उसे सुंदर बनाना नहीं। इसीलिए इसमें भव्य कपड़े या गहने भी नहीं दिखते। कपड़े वैसे ही हैं जैसे एक आम धोबी या कुम्हार पहनता होगा। सास है वो बहुत अलग है, बहुत शांत और सादा। तकनीक ही इस शैली की आत्मा है। यहाँ चटक तेल वाले रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था। कलाकार वॉश तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वॉश तकनीक? हाँ, जिसमें पानी वाले रंगों मतलब वाटर कलर्स की पतली पतली परतें लगाई जाती थीं। रंग बहुत हल्के और पारदर्शी होते थे, उनमें ज्यादा चमक नहीं होती थी। और रेखाओं के बारे में कहा गया है कि वे बहुत सूक्ष्म और कोमल थीं। इसका मतलब काम बहुत बारीकी से होता था? बहुत ज्यादा बारीकी से। सबसे हैरत की बात यह है कि ये कलाकार अक्सर कागज पर पहले पेंसिल से कोई खाका नहीं बनाते थे। क्या बात कर रहे हैं? वे सीधे ब्रश से ही महीन से महीन रेखाएं खींच लेते थे। कमाल है। ये उनके हाथ के सधे होने का और सालों के अभ्यास का सबूत है। इन रेखाओं में एक प्रवाह है, एक नजाकत है जो पूरी पेंटिंग को एक शांत गरिमा देती है। एक मिनट, किरदारों के बारे में एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। स्रोत कहते हैं कि चेहरों में कम विवरण होता था और वे अक्सर प्रोफाइल व्यू में होते थे। हाँ, एक तरफ से देखे हुए। कला में तो हम हमेशा भाव और डिटेल की बात करते हैं। तो क्या ये कलाकार जानबूझकर चेहरों को सपाट बना रहे थे? इसके पीछे क्या सोच थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इस शैली के मकसद में ही छिपा है। मकसद किसी व्यक्ति विशेष का चित्र बनाना नहीं था। अच्छा। बल्कि उसके पेशे या उसकी सामाजिक भूमिका को दिखाना था। कलाकार की दिलचस्पी रामू मोची में नहीं थी, बल्कि एक मोची में थी। समझी? तो पहचान चेहरे से नहीं, पहचान उसके औजारों से, उसके काम करने के ढंग से और उसके कपड़ों से होती थी। एक नाई को उसके उस्तरे से पहचाना जाएगा, उसकी आंखों के भाव से नहीं। तो इसीलिए चेहरे सपाट और लगभग भावहीन लगते हैं, ताकि ध्यान व्यक्ति पर नहीं, उसके काम पर जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कैमरे जैसा यथार्थवाद था, लेकिन बिना किसी भावनात्मक अलंकरण के, एक तरह से ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जैसी। हाँ, कह सकते हैं। और रंगों के बारे में स्रोत इंडिगो और सेपिया वॉश का जिक्र करता है। ये क्या है और इनसे पेंटिंग पर क्या असर पड़ता था? इंडिगो तो गहरा नीला रंग है जो हम सब जानते हैं। सेपिया एक खास तरह का भूरा ग्रे रंग होता है जो पुरानी तस्वीरों को एक मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसा एहसास देता है। इन रंगों के हल्के वॉश का इस्तेमाल पेंटिंग को एक खास टोन, एक मूड देता था। अच्छा, ये भड़कीला नहीं होता था, बल्कि शांत और गंभीर लगता था, बिल्कुल किसी दस्तावेज की तरह। तो तकनीक भी विषय की तरह ही यथार्थवादी, सादी और सीधी थी। अब एक और पहलू जो इसे बहुत खास बनाता है, ये चित्र किस चीज पर बनाए जाते थे। कागज तो था ही, लेकिन एक और माध्यम का जिक्र बार बार आता है, माइका। हाँ, अभ्रक। और माइका पेंटिंग्स पटना कलम की एक बहुत बड़ी और अनोखी पहचान है। अभ्रक की पतली पारदर्शी परतों पर चित्रकारी करना बेहद मुश्किल और नाजुक काम है। जरा सा दबाव और वो परत टूट सकती है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस पर ब्रश कैसे चलाते होंगे। ये तो शीशे पर पेंटिंग करने जैसा हुआ। ऐसा क्यों करते थे जब कागज मौजूद था? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि माइका पेंटिंग को एक अनोखी चमक और पारदर्शिता देता है। जब रोशनी उस पर पड़ती होगी तो रंग उभर कर आते होंगे, किसी कीमती पत्थर की तरह। हाँ, लगभग वैसा ही। और दूसरा, ये पेंटिंग्स अक्सर बहुत छोटी होती थीं, किसी पोस्टकार्ड के आकार की। अच्छा। अंग्रेज अफसर इन्हें यादगार तोहफे या सुवनीर के तौर पर खरीदते थे। माइका पर बनी ये छोटी छोटी तस्वीरें भारत की याद के तौर पर ब्रिटेन ले जाने के लिए एकदम सही थी। वाह, तो ये उस जमाने के पोस्टकार्ड या फोटोग्राफ्स थे। एक तरह से हाँ। एक ऐसा तोहफा जो बताता था कि उन्होंने असली भारत देखा है। तो अब तक हमने जो भी बात की, अगर उसे समेटना हो तो इस शैली का सार क्या है? हमारे स्रोत में कुछ दिलचस्प एग्जेंट्रिक लाइन दी गई हैं। हाँ, वो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। पहली लाइन है, जनजीवन प्लस सूक्ष्म रेखा प्लस वॉश
प्लस माइका इज इक्वल टू पटना शैली। यह सूत्र इस शैली की कलात्मक पहचान को पूरी तरह से पकड़ लेता है। आम लोगों के विषय, ब्रश की महीन कारीगरी, पानी के रंगों की हल्की परतें और माइका जैसा अनोखा माध्यम। ये 4 स्तंभ हैं जिन पर ये शैली खड़ी है। बिल्कुल। और दूसरी लाइन इसके ऐतिहासिक संदर्भ को जोड़ती है। अंग्रेज प्लस कंपनी आर्ट प्लस बिहार इज इक्वल टू पटना कलम। यह दूसरा सूत्र भी उतना ही जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि यह कला शून्य में पैदा नहीं हुई। इसके पीछे खास वजह और माहौल था। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का होना और अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण। सही। उनके बिना ये शैली शायद कभी बनती ही नहीं या उसका रूप कुछ और होता। तो ये दोनों सूत्र मिलकर ही पटना कलम की पूरी कहानी कहते हैं। तो कुल मिलाके पटना कलम भारतीय कारीगरी और ब्रिटिश नजरिए का एक संगम था। एक ऐसी कला जिसने भारत को महलों और मंदिरों के सुनहरे पिंजरे से निकालकर आम आदमी की गलियों और बाजारों में ला खड़ा किया। ये कला देवी देवताओं या बादशाहों की नहीं, बल्कि एक नाई, एक हलवाई और एक धोबी की कहानी कहती थी, और यही इसे क्रांतिकारी बनाता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल भी उठता है। क्या? हमारे स्रोत हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि ये कला अंग्रेजों के लिए उनकी असली भारत देखने की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाई गई थी। हाँ, ये तो इसका मूल आधार ही था। उनके पैसे से ही ये कला चल रही थी। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या संरक्षक का दृष्टिकोण, यानी अंग्रेज अफसर की नज़र, इस बात को प्रभावित कर रहा था कि भारतीय कलाकार अपने ही समाज को कैसे चित्रित कर रहे थे? अच्छा। क्या जो चित्र हम देख रहे हैं वो सच में 19वीं सदी के भारत का एक निष्पक्ष चित्रण है, या फिर ये एक ऐसा संस्करण है जिसे एक विदेशी दर्शक की अपेक्षाओं के हिसाब से तैयार किया गया था? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कलाकार वही दिखा रहे थे जो अंग्रेज देखना चाहते थे? हाँ, एक स्थिर, पारंपरिक और थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब क्या हम भारतीय जीवन का एक प्रामाणिक चित्रण देख रहे हैं, या ये एक कॉलोनियल गेज के तहत बनाया गया संस्करण है? सही शब्द। ये एक ऐसी परत है जिसके बारे में इन खूबसूरत लेकिन शांत चित्रों को देखते हुए सोचना जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि कला कभी भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होती। उसे देखने वाली नज़र और उसे बनवाने वाले हाथ दोनों ही उसकी कहानी को आकार देते हैं। और पटना कलम इसी दोहरी कहानी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।